नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था आपसे कि जो एचएससी के द्वारा हमारा अपडेटेड सिलेबस दिया गया है उसको हम अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएंगे। और जैसे ही हमारे पास एचएससी की तरफ से सिलेबस का नोटिफिकेशन दिया था तो पहले दिन ही मैंने आपको डिस्कस किया था, जब हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को हमने शुरू किया था, कि भाई हमारे पास जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और जो इकोनॉमिक्स है वो बड़ी खास चीजें हैं जो बिल्कुल नए तरीके से अपने सिलेबस में ऐड हुई है। तो इसमें से जो हरियाणा की इकोनॉमिक्स है वो तो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चली रही है। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर है वो भी हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बात यह थी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको कहां से पढ़ा जाए। देखो, बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल है वहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट कराया जा रहा है। तो मैंने भी वहां पे देखा तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक सिलेबस होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, वो कहीं पे भी जो प्लेटफॉर्म है उस पे एक प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया मैसेज या फिर कमेंट के थ्रू कि सर डिजास्टर मैनेजमेंट की आप क्लास लेके आए। तो मैं आपके सामने डिजास्टर मैनेजमेंट के एक बड़े बेहतरीन जो टीचर है उनके द्वारा क्लास कंडक्ट कराने का काम करूंगा। अभी मैं आपसे रूबरू करा देता हूं परवीन सर से। आइए सर। नमस्कार साथियों। तो ये हमारे परवीन सर। अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएससी, तो इनकी क्वालिफिकेशन सुन के मैं तो इनकी क्वालिफिकेशन के नीचे ही दब गया था। तो देखो, इनका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्होंने अच्छे तरीके से अपने जो एकेडमिक सेशन रहा है उसमें इन्होंने पढ़ा है। और सर बीटेक में कहाँ पे आती है डिजास्टर मैनेजमेंट? बीटेक में बच्चों को सर 7 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, इसमें पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। तो सर ने वो पढ़ा है और अब पढ़ा है तो सर को पता है कि कौन सी चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके साथ साथ देखो, आपका जो बेनिफिट है ना वो ये होने वाला है कि सर आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल जीरो से लेके केवल वो क्रीम कंटेंट सर आपको प्रोवाइड करेंगे जो पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा, मेरी सर से डिस्कस भी हुआ था और सर ने ये बताया था कि जो हम यहाँ पे क्लासे देंगे शायद 10 से 15 के जो क्लासे हैं वो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की होंगी। और जो एचएससी में क्वेश्चन आएंगे वहां से उन्हीं में से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत ना है। एक विश्वास है वो आपको अपने अंदर जगाना होगा। अगर आपने हमारे से देखो बहुत शुरुआत में आप जुड़ गए थे और लंबे समय से जो शुरू में जो पुराने स्टूडेंट है वही डिमांड कर रहे सर डिजास्टर मैनेजमेंट करवाए, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सर ने उस चीज को पढ़ा है और उस चीज को पढ़ा है तो सर आपको बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस चीज के बारे में। और इसके साथ साथ सर एट प्रेजेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में लगे हुए हैं, वहां पे भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन चीजों के सर टच में है। इसलिए मेरे को लगता है कि बड़े बेहतरीन तरीके से इस कंटेंट को सर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज सर आपके साथ सिलेबस डिस्कस करते हैं। आगे की जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने की जो रणनीति है वो किस प्रकार से होगी। तो ढेर सारा प्यार आपको देना है और इस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे तो सर का भी मोटिवेशन बनेगा और सर आपको बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। और एक रेगुलरिटी हमारी क्लासों की रहेगी। ये नहीं रहेगा कि आज करा दिया 3 दिन तक नहीं कराया उस चीज को। तो वो रेगुलरिटी कब आएगी? तब वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। देखो, मैं अपनी क्लास में कभी भी आपसे इतना प्रेशर नहीं करता कि भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, लेकिन आपको सर के लिए ये काम जरूर करना है। तो चलिए अब आप सर के साथ डिस्कस कीजिए सिलेबस को। तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं प्रवीण यादव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र चैनल में। और आज हम एक कुरुक्षेत्र चैनल के माध्यम से आज सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको मार्केट में बड़ा हवा बना रखा है कि कहां से आएगा, कितना पढ़ना है, कहां नोट्स मिलेंगे। बेटा मैं ये कहता हूं मेरी ये जो 10 से 15 लेक्चर्स होंगे ना, अच्छे से पढ़ लेना, जीरो डेप्थ तक, जीरो से हीरो तक की सारी चीज करवा दूंगा। आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगी इस डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ये गारंटी मेरी है। और ये आपको कुरुक्षेत्र चैनल के ऊपर मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि आप लोगों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना वो यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम अपने सिलेबस की ही है कि अपना जो सिलेबस डाला था कॉमन ग्रेजुएट लेवल के ऊपर,
कॉमन ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आप लोगों ने एक सिलेबस देखा होगा कि जिसमें एक वर्ड आया था डिजास्टर मैनेजमेंट। और जैसे ये वर्ड आया ना, सब ढूंढने लग गए डिजास्टर मैनेजमेंट की। कोई बुक ले रहा है, कोई बीए की, कोई एमए डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई एनसीईआरटी 9th की। लेकिन मैं कहता हूं कहां भटक रहे हो, जब कुरुक्षेत्र रहा है यहां पर, तो कुरुक्षेत्र पे अब डिजास्टर मैनेजमेंट को 0 से लास्ट तक पढ़ाया जाएगा। क्या होता है डिजास्टर? अरे हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, डिजास्टर तो मतलब आपदा ही तो होती है। कि आपदा के कारण क्या नुकसान होगा, उस आपदा से कैसे बचाव किया जाएगा, उस आपदा से कैसे निपटना है, वही तो चीज इस चीज में है। क्योंकि सरकार चाहती है कि हम उन ट्रेंड पर्सन को लें, वो पहले से ही आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें, ताकि हमारा काम बच जाए और आगे हमने ऐसे बंदे मिल जाएं जब स्टार्टिंग को पता है कोई आपदा आ गई तो कैसे बचना है। क्लियर है? आपको पता है जो आपदा आएगी वो कहां से आ सकती है? क्या तो कोई नेचुरल हो सकती है कि किसी भी प्रकृति के द्वारा कोई आपदा आ सकती है। कौन सी चीजें नेचुरल? मतलब कि कोई भी प्रकृति के द्वारा आपदा आ जाना। नेचुरल मतलब क्या हो जाएगा कि प्रकृति के द्वारा आपदा। बेटा प्रकृति आपदा कैसे लेके आ सकती? प्रकृति तो बड़ी सुंदर है, प्रकृति से कैसे आपदा आती होगी? आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे भूकंप आ जाना, सुनामी, चक्रवात, ये नाम सुने होंगे आपने। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा, बाढ़। क्लियर है? भूसंकलन मीन्स लैंडस्लाइड, अभी आपने ओलावृष्टि, ये कुछ आप लोगों ने वर्ड हेल से ओलावृष्टि ये शब्द सुने होंगे। ये क्या है? नेचुरल ही तो तरीके हैं जिससे आपदा आ जाती है। भूकंप आया कि सभी बंदे सो रहे थे, रात के 10 बजे अफगानिस्तान के पास केंद्र था, अपने एशिया का मैक्सिमम हिस्सा हिल गया। क्या वो 2 सेकंड और हिल जाता तो क्या होना था कि रिश्टर स्केल के ऊपर भूकंप की वैल्यू बढ़ जानी थी और आप लोगों के आसपास में त्रासदी आपदा आ जानी थी। जैसे आप लोगों को महसूस हुआ कि धरती हिल रही है तो आप भी बचाव के लिए भागे थे या नहीं? अभी मॉनसून सीजन आने वाला है, जून जुलाई में बारिश ज्यादा हो जाएगी, फ्लड आएगी, तो पहले से बचाव करके चलेंगे या नहीं? समुद्र किनारे जब हम साउथ में जाएंगे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में सुनामियां आती हैं, उड़ीसा में बहुत सी सुनामी आती है, पहले से बचाव के लिए सोच के चलते हैं कि कैसे बचा किया जाएगा। सूखा, इंडिया में 18% क्षेत्र के अंदर सूखा है बेटा, ड्रोट। लगभग भारत की 12% पॉपुलेशन ड्रोट से प्रभावित है। और सबसे ज्यादा तो जब हम अपने मैप की बात करते हैं तो जो अपना ये रीजन है बेटा, कौन सा? गुजरात और राजस्थान वाला ये पार्ट है, सबसे ज्यादा तो सूखा यहीं पे है। और यहां पे जब हम दक्षिण में जाएंगे तो हमारे जो पश्चिम की पहाड़ियां, जो पश्चिम घाट है, इसको छोड़कर जिसके बैकवर्ड का क्षेत्र है, ये भी सूखे से प्रभावित है। दूर क्यों जा रहे हो? आप लोगों ने हरियाणा जीके पढ़ी होगी। हरियाणा में दक्षिण हरियाणा है, कौन सा? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, दादरी, इस रीजन में जो कि राजस्थान के साथ टच होता है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जो राजस्थान के साथ टच होता है, ये भी सामान्य सूखाग्र क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का नारनौल के नांगल चौधरी की तरफ चले जाओ आप। क्या है ये? सूखाग्र थी तो भाग है। और उसी सूखाग्र क्षेत्र के अंदर क्या चीज होती है? आप लोगों ने ड्रोट या सूखा देखा हो। क्यों होता है ये सूखा? कि जब भगवान ने बारिश कम कर देता है। क्या कम होती है? बारिश। और सरकार का भी नहरी सिस्टम जो फेल हो जाता है कि नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुंचाया जाता है, तो वहां का जो जल स्तर है अचानक से गिर जाता है, उसी को तो सूखा ड्रोट बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो अपने यहां पे सिलेबस के अंदर होगा, दैट इज क्लाइमेट चेंज। बेटा क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? मॉनसून में परिवर्तन। मॉनसून में कैसे परिवर्तन होता है? आप लोगों ने सुना होगा वर्ड क्लाइमेट, मॉनसून, चेंज,
परिवर्तन। बेटा मॉनसून में परिवर्तन, मॉनसून में कैसे परिवर्तन होता है? लेटेस्ट एग्जांपल है फरवरी मार्च का। कहां का? फरवरी मार्च का। सभी लोग खुश थे क्योंकि अन्न देवता अपना खुश तो सारे खुश। अन्न देवता के ऊपर भगवान ने क्या कर दिया? ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान कर दिया। अब बेटा ये अचानक से मॉनसून ही तो बदला था। इस मॉनसून के पीछे क्या चेंज होता है, जब हमें डिस्कस करेंगे क्लास में डिटेल में कि मॉनसून क्यों बदला और क्यों हरियाणा के कुछ गांवों के अंदर बहुत भयंकर मात्रा में ओलावृष्टि हुई, जिससे पूरी फसल जो सरसों की खड़ी थी और गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। वो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हुआ है। बेटा आप देख रहे थे दिसंबर तक अब की बार इतनी ज्यादा ठंड नहीं गिरी और मार्च में तापमान बढ़ने लग गया है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह तो है। और इस क्लाइमेट चेंज में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल है, किसका हाथ है? बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है मैन मेड डिजास्टर। कौन सा बेटा? मैन मेड डिजास्टर। क्या होता है मैन मेड? बेटा मैन मेड डिजास्टर मतलब मानव के द्वारा डिजास्टर के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है। इसको एक और वर्ड भी होता है एंथ्रोपोजेनिक, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा मैन मेड मतलब कि मनुष्य के द्वारा क्या छेड़छाड़ की जाएगी। मनुष्य के द्वारा कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है? आप लोग देखते हो मैन मेड की बात करते हैं, मानव के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? व्यक्ति क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। कैसे? जैसे अभी कोई व्यक्ति घूमने गया हुआ है, बड़े टसन के अंदर कोई भी चसती हुई चीजें को साइड में रोड के भगा देते हैं। अरे वहां पे कोई सूखा पदार्थ है, उस सूखे पदार्थ की वजह से कुछ भी आग पकड़ सकता है या नहीं? कोई भी क्या है? सूखा पदार्थ, और उसकी वजह से आग पकड़ सकता है? नहीं। घरों में सर्दी ज्यादा लगती है आप लोगों को, अंगीठी जला लेते हो, और वही अंगीठी जब ज्यादा जलने की वजह से और जब कमरा बंद हो जाता है तो हुम्मस बन के व्यक्ति मरते हैं? नहीं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। यार आप लोगों ने के पास जब एक प्लग है उसमें आप 3 पिन 4 पिन लगा के 3 से 4 प्लग लगा लेते हो, और वो भी कितने हाई वोल्टेज वाले। बेचारे की कैपेसिटी तो दो की चार्जिंग करने की आपने 4 से 5 लगा लेते हो, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो होगा। फिर बेटा जब ये आग लग भी गई इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, कोई भी चीज ज्वलन करने की वजह से, कोई भी सूखे पदार्थ में आप लोगों ने आग लगा भी दी है, उससे बचाव कैसे होगा? यही तो पढ़ेंगे मेन डिस्कस क्लास के अंदर से। ये मैन मेड का एक एग्जांपल बताया बेटा, सबसे बड़ा एग्जांपल मैन मेड का व्हीकल्स का एक्सीडेंट होना है, दुर्घटना। व्हीकल्स का दुर्घटना कैसे? आप लोगों ने 3 टाइप की दुर्घटना सुनी होगी, एक तो रोड से होती है, एक अपनी रेलवे से होती है, और तीसरा अपना एरोप्लेन या फिर एरोप्लेन से मान लो, या फिर अपनी एयरवेज से होती है। किससे होती है बेटा? एयरवेज से। वाटरवेज से थोड़ा कम होता है, नहीं तो वाटरवेज का भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं क्या दुर्घटना हो जाती। इसमें क्या करते हैं? बहुत से रोड के ऊपर एग्जाम्पल दें कि बहुत से लड़के 16 साल की आयु में ही गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, गाड़ी और बाइक को 80 से 100 की स्पीड पे दौड़ाते हैं, और वो कहीं पे जाके टकरा जाती है और उसके बाद उसके हाथ और पैर कट जाते हैं। बहुत से लोग बाग सड़क के किनारे पैदल चलने शुरू कर देते हैं और ये ध्यान ही नहीं रखते हैं, क्योंकि कानों में तो ईयरबड्स लग जाते हैं कि उनके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई हॉर्न मार रहा है, कुछ इमरजेंसी है। रेलवे की बात करता हूं, रेलवे में मान लो कहीं पे खराब सिग्नल है, या कोई पशुओं को आप लोग आवारा छोड़ देते हो, जैसे अपनी गौ माता को तो सबसे ज्यादा छोड़ते हो आप। दूध पिया जब तक सही है, जिस दिन उसने दूध देना बंद किया आपने घर से बाहर फेंक दिया, उसको निकाल के हाँक देते हो कि जाओ। यदि उसने जन्म दिया एक बछड़े को, तो बछड़े को जब तक वो दूध दे रही है बछड़े के साथ में तो रखेंगे, उसके बाद बोल देंगे चल भाई तू भी। वो क्या होगा? क्या तो किसी रोड के किनारे या फिर रेलवे लाइन के पास जाके बैठेंगे, या किसी रेलवे लाइन के ऊपर बैठ के कोई ट्रेन आ गई कट गई तो उस ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं, कई बार हमारे स्टेशन मास्टर जी से मिस्टेक या गलती हो जाए, आपस में एक ही ट्रैक के ऊपर 2 ट्रेन आ जाए, मान लो ये इंजन चल रहा है इधर से, एक इंजन सामने से आ जाए, दोनों ट्रेन टकरा जाए। कई बार बहुत से असामाजिक तत्व रेल की पटरी के साथ छेड़छाड़ कर जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल बताया मैंने? व्हीकल एक्सीडेंट एक मैन मेड का ही एग्जाम्पल है।
एरोप्लेन या एयरवेज की बात करता हूं तो एयरवेज के अंदर एक एग्जांपल होता है कि फ्लाइट चल रही है, जो इसके आगे के टायर होते हैं, दो पीछे होते हैं और एक आगे का टायर होता है। जो आगे का टायर होता है जब वो लैंडिंग के टाइम पे ओपन नहीं हो या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, उसकी वजह से वहां पे लैंडिंग कराने में प्रॉब्लम हो रही, मींस उसको अपने जो गंतव्य स्थान है जहां पे उसको जाना है वहां पे उतारने में दिक्कत हो रही है, तो किसका एक्सीडेंट होगा? मैन मेड का, एयरवेज में तो होगा, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट के साथ हो गया। बेटा नेक्स्ट वाटरवेज की बात कर रहा हूं। आपको पता है नहरों में नहाना मना है, क्योंकि नहाना है तो स्विमिंग पूल के अंदर जाओ ना, लेकिन क्या करते हैं, चल पड़ते हैं अपने आप को स्विमर बना के नहर में जंप कर जाते हैं और जंप करने के बाद कई बार पानी में बह जाते हैं। तो ये भी तो क्या है, एक नेचुरल मैन मेड के थ्रू डिजास्टर ही है। क्योंकि वो डिजास्टर कैसे हुई, मान लो कोई बच्चा है वो नहर में नहाने गया, डूब गया, उसकी बॉडी नहीं मिल रही है, उसको ढूंढने के लिए पूरा सिस्टम को क्लोज करना होगा, जहां से नहर वो स्टार्ट हुई वहां से क्लोज होगा, तो एक डिजास्टर उत्पन्न हो गया नहीं, आया नहीं। आप लोग समुद्र के अंदर जहाज चला रहे, दो जहाज आपस में टकरा गई, दैट इज मैनमेड की गलती की वजह से कि उसको नींद के झपके सामने से जहाज को देखा नहीं, टकरा गई, टकराने से तेल का रिसाव होगा, वहां पे बहुत से जीवों की हत्या हो जाएगी। तो ये किसके एग्जाम्पल बताए मैंने? बेटा वाटरवे के जो मैन मेड का ही एक एग्जाम्पल है। बेटा एक टर्म आती है फ्लड, बाढ़, ये सबसे डाउटफुल रहता है कि आप बाढ़ को प्राकृतिक मान रहे हो या मानव के द्वारा मैन मेड मान रहे हो। बेटा ये दोनों के द्वारा है। प्राकृतिक से बाढ़ कब आएगी? जब ज्यादा बारिश हो जाए, बादल फट जाए, ठीक है, तो ये किससे होगी? कहीं पे बादल फट गया है, ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ सकती है। बादल फटना भी समझाएंगे कि जब किसी भी 20 से 30 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर 100 mm पर आवर या फिर 80 mm पर आवर के हिसाब से बारिश हो जाए, अचानक एक पर्टिकुलर रीजन में इतनी ज्यादा बारिश हो जाए, तो ये कहां पे होता है मैक्सिमम बादल फटना? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होता है, जैसे अपना उत्तराखंड हो गया, अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, इन्हीं रीजन में बेटा सबसे ज्यादा होता है। क्लियर ही? बेटा एक चीज और है कि अपना मैन मेड में जब हमने बाढ़ देखी, एक्सीडेंट देखी, आग देखी, ये क्या है? सारे मैन मेड के हैं। और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी बेटा मैन मेड का, दैट इज आतंकवाद। बेटा टेररिस्ट 26/11 का ताज हमला याद होगा, कहीं 1993 में बम ब्लास्ट हुआ था बंबई में, रेलवे स्टेशन के ऊपर बम ब्लास्ट हो गया था। तो ये क्या है? एक आतंकवादी जो गतिविधियां होती है, वही भी तो क्या है, एक मैन मेड के तो एग्जाम्पल है। आया नहीं? आगे चलते हैं बेटा सिलेबस के ऊपर। नेक्स्ट आता है अपना डिजास्टर में इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन के लेवल पे क्या हो रहा है डिजास्टर को रिडक्शन करने के लिए? बेटा बता दो, यूनाइटेड नेशन ने जनेवा के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना रखी है। वहां पे बताया जाता है कि आपदा से कैसे बचना है और किसी देश को आपदा से बचने के लिए क्या क्या काम करने हैं, आपदा से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं, वो सारी चीजें उस यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जिनेवा के अंदर है हमारा, उसमें बताया जाता है कि आप फ्लड आए तो इस प्रकार से बचाया जाए, अर्थक्वेक आए तो ये है, अर्थक्वेक के कौन से जोन के अंदर आप सिचुएटेड हो, इस जोन में कभी घर बनाओगे आप लोग, कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो किस प्रकार डिजाइन करनी है आपने, क्योंकि वहां से डिजाइन होगा तो उसी के बाद तो आप आगे आने वाली आपदाओं से बच सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के लिए फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी। क्लियर है? तो वर्ल्ड लेवल पे भी डिजास्टर से बचने के लिए फंड जनरेट किए जाते हैं। बेटा ये माफी चाहूंगा, ये थोड़ा क्लिक हो जाता है।
आगे आता है बेटा नेक्स्ट, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अपना भारत का वो कैसे फ्रेमवर्क करता है। देखो बेटा कैसे फ्रेमवर्क करता है, मान लेते हैं ये अपने इंडिया का मैप है, आपको पता है इस रीजन में सूखा आता है, तो सरकार पहले से सूखे से बचने के लिए यहां पे नहरी तंत्र बना सकती है। यहां पे इस रीजन में सूखा आता है मान लेते हैं, और ऊपर अपने जम्मू, यहां पर अपने हिमालय के रीजन में बादल फट सकता है कभी भी, तो पहले से बादल फटेगा तो वहां पे एनडीआरएफ एनजीओ के थ्रू कांटेक्ट में रखे जाते हैं। आपको पता है बाढ़ आ सकती है तो पहले से ही फ्लड, जैसे बिहार राज्य, यहां पर बिहार में कोसी नदी हर वर्ष बाढ़ लेके आती है, उस बाढ़ से बचने के लिए कोई डैम बनाए जा रहे हैं, कोई स्टोरेज टैंक बना दें, कहीं पे रेन वाटर ज्यादा स्टोर हो जाए, कहीं पे जल का संग्रह करने के लिए अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो वो किस लिए बनाई जा रही बेटा, उस बाढ़ से बचने के लिए तो किया जाता है। तो यही तो नेशनल लेवल के ऊपर एक फ्रेमवर्क है जो प्लानिंग कर रही है। आप लोग अपना फ्रेमवर्क करते हो कि जैसे सीईटी का मेन शुरू है, आपको भी पता है 13 या 14 मई से शायद सरकार शुरू कर दे, लेकिन टीजीटी के पेपर के कारण क्या पता डेट पोस्टपोन हो। तो आपने फ्रेमवर्क क्या होगा ना, इतने दिन में ये सिलेबस पूरा कवर करना है हमने, इतने दिन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो पहले से सरकार तैयार रहती है कि अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस रीजन में बाढ़ आएगी, ज्यादा बारिश होगी, तो उसमें पहले से सुविधाएं लेके आएगी। तो समझ में आया बेटा फ्रेमवर्क का क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फाइनेंशियल अरेंजमेंट, जो बेटा फाइनेंशियल अरेंजमेंट का टॉपिक है, ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट अपनी नेशनल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मोदी सरकार, वो प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है अलग से फंड, किसके लिए, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक भी इसको अलग से डिजास्टर का फंड प्रोवाइड करती है हर स्टेट को, कि यहाँ पे सूखे से कैसे बचा जाए, यहाँ पर बाढ़ से कैसे बचा जाए, यहाँ पे भूकंप का जोन एरिया है तो इसको अलग से उस देश को भी पैसे दिए जाते हैं कि यहाँ पे बचा जाए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रोल ऑफ एनजीओ एंड कम्युनिटी, रोल ऑफ एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया। बेटा रोल ऑफ एनजीओ या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, देखो पहले एक वर्ड आया कम्युनिटी बेस्ड। बेटा कम्युनिटी क्या होता है, एक विशेष समुदाय। मान लो लद्दाख के रीजन में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन में बाढ़ आ गई है। अब बहुत से लोग होंगे उनको हिंदी और इंग्लिश तो नहीं आती होगी ना, उनको अपनी वहां की लोकल लैंग्वेज आती होगी। अब उस लोकल लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए उसी विशेष एरिया या समुदाय के पीपल चाहेंगे जो अच्छे से कांटेक्ट कर सके। बेटा कई बार विशेष समुदाय के कहां पे, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो लोग अपनी, उनका हम डिस्कस नहीं करें नक्सलवाद, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई विशेष जाति के लोग रहते हैं, माइनॉरिटीज वाले, उनको कुछ समझाना होगा तो क्या वो विशेष कम्युनिटी वाले ही तो पीपल अच्छे से समझा सकते हैं। आप और मैं जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्लियर। एक वर्ड और था यहां पे, रोल ऑफ एनजीओ। बेटा नेशनल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मींस एनजीओ क्या रोल करती हैं। बेटा एग्जांपल देता हूं, असम में बाढ़ आ गई, इस रीजन में बाढ़ आई और यहां पे हिल्स है, यहां पे क्या है हिल्स, पीपल्स को यहां से निकाल के यहां पे शिफ्ट कर दिया गया है, लोगों को यहां पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन बेटा एक चीज बताओ, जब लोगों को शिफ्ट कर दिया तो क्या सरकार काम खत्म हो गया? इन लोगों को मेडिकल भी इशू होगा, इनको भूख लगेगी तो खाना भी चाहिए, रहने के लिए टेंट की भी सुविधा चाहिए, सभी सुविधाएं चाहिएंगी या नहीं? वापस से वहां सेटल होने के लिए इनको वापस से कुछ कार्य भी चाहिए, वर्क, जिससे कुछ अर्निंग हो सके। तो जो एनजीओज होती हैं बेटा वो इसमें हेल्प करती हैं। कोई एनजीओ उनको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करती है, कोई उन्हें खाने का सुविधा, कोई रहने का। तो रोल ऑफ एनजीओ समझ में आया। बेटा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई थी, वहां पे एनडीआरएफ इंडियन आर्मी ने लोकल एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को बाढ़ से
बचाया था, उनकी हेल्प की थी। तो बेटा एनजीओ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पे। बेटा नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पे मीडिया का। मीडिया तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो आज ही कहीं पे भूस्खलन हुआ, हिमाचल प्रदेश के कोई पहाड़ खिसक गया है, पहाड़ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से हिमाचल के शिमला से मनाली वाला रास्ता जाम हो गया है। कहां का बेटा? शिमला से मनाली वाला रास्ता मार्ग जाम हो गया है बेटा। लेकिन मीडिया पे वो न्यूज वायरल हो गई, तो जो आपके साथी मनाली घूमने गए आप लोग उसका पता लगा सकते हैं वो सेफ है या नहीं, है या नहीं? क्या आप इस शिमला से मनाली वाले रास्ते में घूमने जा रहे हो और आप शिमला भी पहुंचे हो भी, तो आप शिमला ही स्टे कर सकते हैं क्योंकि रास्ता तो आगे जाम है, किस लिए जाना आगे? तो इसको कौन रोल प्ले करता है? मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ही तो पता चलता है आपको, है नहीं बेटे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ही टॉपिक कि सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव। सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव। बेटा सेंट्रल लेवल के ऊपर एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव बनता है आपदा से बचने के लिए, तो उसी प्रकार स्टेट लेवल पे भी बनाया जाता है। जो स्टेट सरकार होती है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आग से बचने के लिए फायर ब्रिगेड ब्लॉक लेवल के ऊपर खड़ी की जाती है। अभी फसल का समय है तो कहां पे हो गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मींस विलेज लेवल के ऊपर, कि किसी गांव में बाढ़ आएगी तो उस गांव के उन व्यक्तियों को पहले से ही चिन्हित रखा जाता है जिनको अच्छे से तैरना और लोगों की मदद करना आता, ताकि आपदा के समय उनको बुलाया जाए। एक एग्जाम्पल कुछ दिन पहले अखबार का बताता हूं मैं। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी रोड के ऊपर एक नहर आती है, उस नहर में गणेश जी का विसर्जन चल रहा था। एक आर्मी का जवान छुट्टी आया था और वो किसी मेडिकल में अपने साथी का हालचाल पूछने जा रहा था। उसने देखा कि उस मूर्ति विसर्जन के साथ में कुछ बच्चे डूब रहे हैं। वो उस बस से उतर के डायरेक्ट वहां पे जंप कर गया और उसने कुछ बच्चों की जिंदगी बचाई है बेटा। तो वो कहां से था? वो बेटा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव का तो हुआ, वो सरकार ने थोड़ी भेजा था वहां बचाने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आया कि लोकल स्टेट कैसे हेल्प करेंगे। आगे आ जाता है बेटा आर्म्ड फोर्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स, पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अदर ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट है, नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स हो गई है, स्टेट डिजास्टर रैपिड फोर्स भी होती है। आर्मी तो हेल्प करती है हमेशा डिजास्टर में, लोकल पुलिस भी अपनी एक अलग से टीम होती है जो कोई भी आपदा के समय उनको, जैसे स्पेशल भर्ती होती है स्विमर्स की, क्लियर, या फिर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है अपनी लोकल पुलिस के जवानों को कि कोई भी आपदा आ जाए तो लोगों को कैसे बचाया जाए और खुद कैसे सेफ रह जाए। इसी प्रकार जो अपनी अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, जो छोटी छोटी एरिया में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी मदद से लोगों को जागरूक किया जाता है। गांव गांव में जाके कैंप लगाए जाते हैं, एनएसएस के कैंप के थ्रू गांव में जागरूकता की जाती है कैसे हमें भूकंप वगैरह से बचना है। उसके अलावा बेटा कि जो अपने स्काउट गाइड होते हैं केंद्रीय स्कूल में, उनके ट्रेन किया जाता है कि आपके गांव में कोई आपदा आ जाए तो आप कैसे बचोगे। एनसीसी के बच्चों को गाइड किया जाता है कि आपके आसपास हो जाए तो आपने कैसे एज ए वॉलंटियर काम करना है। तो ये कब कहां होगा? जब कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, डिजास्टर, स्टेट पुलिस सभी मिलकर ही तो होगा। बेटा आपदा से बचना है, खुद अकेले नहीं बच सकते हो। अकेले जब ट्रेंड हो गए तो आपने दूसरे की हेल्प करनी होती, यही हमारे आपदा से बचने के लिए सिखाता है। तो बेटा ये था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कशन। आई थिंक जो मैंने डिस्कस किया है इनको एक एक पॉइंट को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा कि नेचुरल डिजास्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे सबको डिटेल में कैसे क्या होता है, जब भी तो जीरो से हीरो बनोगे डिजास्टर में। और मैं कहता हूं कि मेरी ये कुछ क्लासेस आप डिजास्टर की पढ़ लेना और उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करना। पेपर करते हो खुद ये कहोगे हां मजा आ गया है। तो आज की इतनी ही क्लास रखूंगा मैं सिलेबस डिस्कशन की। उसके बाद आप मुझे बताना जब सिलेबस डिस्कशन आप लोग देख लोगे कि क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं।
क्लियर है? तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सिलेबस समझ में आया तो उसको आगे पढ़ें या नहीं। देखो, पहली बार डिजिटल बोर्ड के ऊपर ऑनलाइन क्लास ली है तो बीच में जो बेटा कुछ गड़बड़ हुआ है ना, कि जैसे कई बार कोई दूसरा ऑप्शन खुल गया, तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं। यदि आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया क्लास का तो अपनी डिजास्टर की आगे कंटिन्यू क्लासेस में पहली क्लास फर्स्ट टॉपिक के साथ में नेचुरल डिजास्टर की प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और मैनमेड आपदाएं क्या होती हैं, दोनों में क्या अंतर है, आपदाएं कैसे उत्पन्न होंगी, नेचुरल कैसे उत्पन्न होंगी, मैनमेड, तो देखते हैं अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्त।